नमस्कार दोस्तों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 17 अगस्त 2022 और आज का दिन है बुधवार। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। भारतीय खेलों पर संकट के बादल। भारतीय खेलों के लिए मंगलवार का दिन काफी खराब रहा। वैश्विक फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के गैर जरूरी दखल का हवाला देकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF को निलंबित कर दिया और उससे अक्टूबर में होने वाली अंडर 17 महिला विश्व कप के मेजबानी अधिकार भी छीन लिए। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की कमान प्रशासकों की समिति को सौंप दी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ भी हॉकी इंडिया की COA से बुधवार को बैठक करेगा। हॉकी इंडिया पर भी निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। तो हम देख लेते हैं कि जो फीफा की आपत्ति क्या है। तो क्यों है आपत्ति? तो फीफा AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में COA की नियुक्ति से खुश नहीं थी। COA ने AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संविधान के नए मसौदे में कार्यकारी समिति में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व 50% रखा था। फीफा चाहती थी कि यह 25% तक ही सीमित हो। चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची में बाइचुंग बुटिया सहित 36 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिसको लेकर फीफा को आपत्ति थी। अब देख लेते कि जहां फीफा ने जो तीसरे पक्ष की बात कही वो है कौन। तो क्या है तीसरा पक्ष जिस पर आपत्ति है फीफा को? तो तीसरे पक्ष का संदर्भ किसी खेल की वैश्विक संस्था और राष्ट्रीय खेल संघ के बीच के सीधे समन्वय में उस देश की सरकार, कोर्ट या कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के हस्तक्षेप से है। फीफा को AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामले में COA और उसके द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों पर आपत्ति है। तो अब इसी पे देख लेते हैं कि भारत ने जो खेल मंत्रालय है उसने एक विधेयक को एक प्राथमिकता के साथ पास करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि देश के सभी राष्ट्रीय खेल संघ और राज्य खेल संघ एक कानून के तहत काम करेंगे और इससे खेलों में शुचिता आएगी। अदालतों को अलग अलग NSF में अलग अलग COA की नियुक्ति नहीं करनी पड़ेगी। तो फीफा परिषद ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण मंगलवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। तो फीफा की तरफ से कहा गया कि यह हमारे नियमों का गंभीर उल्लंघन है। निलंबन तभी हटेगा जब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कार्यकारी समिति की जगह COA के गठन का फैसला वापस लिया जाएगा और AIFF प्रशासन को महासंघ के रोजमर्रा के काम का पूरा नियंत्रण दिया जाएगा। तो अब चलते हैं हम हमारी अगली खबर पर। कश्मीरी हिंदुओं पर फिर आतंकी हमला, ये हमारे जिस राज्य व्यवस्था से। तो जैसा कि हमें पता है कि जब से जम्मू कश्मीर में से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद कहीं न कहीं आतंकवादी बौखला गए हैं कि अब क्या किया जाए। तो कहीं न कहीं वो जो सिविल नागरिक है उनको अपने टारगेट किलिंग का प्रमुख लक्ष्य बना रहे हैं, ताकि कहीं न कहीं आम नागरिकों को यानी सिविल नागरिकों को टारगेट बनाकर कहीं न कहीं उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। कश्मीर हिंदुओं से किया पलायन का आग्रह। तो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति यानी KPSS के अध्यक्ष संजय टिक्कू ने कहा कि कश्मीर ऐसी जगह है जहां पर्यटक सुरक्षित हैं पर कश्मीरी हिंदू पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वादी में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं से पलायन का आग्रह किया। KPSS यानी जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है, हिंदुओं का संगठन है जिन्होंने कश्मीर में आतंकी हिंसा के चरमोत्कर्ष के दौरान भी पलायन नहीं किया था। आतंकी सभी कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों के स्थानीय सहयोग ही पड़ोसियों को आतंकी के हाथों गंवा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं ये जो घटना है
भारत की आर्मी भी वहाँ कहीं ना कहीं डिप्लॉयड था कि इस तरह की जो टारगेट किलिंग है उसे रोका जा सके और जो पलायन है इसे भी रोका जा सके, क्योंकि कहीं न कहीं घटनाओं से रोजाना कोई न कोई एक सिविल की टारगेट किलिंग में मौत की खबर आती रहती है। तो कहीं न कहीं अभी भी वहाँ एक दहशत बना हुआ है आतंकियों को लेकर। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार इस तरफ प्रयास कर रही है कि इस टारगेट किलिंग को रोका जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। पहली नजर में अनुचित नहीं है लग रहा तलाक ए हसन। 3 तलाक के बाद तलाक ए हसन चर्चा में है। इससे इसे भी असंवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर याचिका दायर किए गए हैं। मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में उसे तलाक ए हसन अनुचित नहीं लग रहा है। यह 3 तलाक जैसा नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के पास भी खुला तलाक का विकल्प है। अभी इस पे हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ी कि आखिर में तलाक ए हसन क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना क्या रुख किया है। नीतीश मंत्रिमंडल में 31 नए मंत्री, सर्वाधिक 16 राष्ट्रीय जनता दल के और 16 मंत्री, मतलब जो 31 मंत्रियों में शपथ ली और उनमें विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जो सर्वाधिक है 16 मंत्री जो है राष्ट्रीय जनता दल, जबकि जनता दल यूनियन के 11 मंत्री बनाए गए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। हमारी अगली खबर है बिल्किस बानो मामले पर विपक्ष ने उठाए सवाल, JS2 राज्य व्यवस्था। गुजरात दंगों के बिल्किस बानो मामले में सभी 11 कैदियों को रिहा करने पर विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा प्रहार किया है। तो जो गर्भवती बिल्किस बानो के सामूहिक दुष्कर्म पर और 7 लोगों की हत्या मामले में 11 दोषियों की रिहाई को वापस लेने की मांग की है। तो हम जान लेते कि जो बिल्किस बानो मामला आखिर था क्या। बिल्किस बानो केस। कौन है बिल्किस बानो, जिसके पूरे परिवार के कत्ल के बाद उसके साथ हुआ गैंगरेप। अभी सभी 11 दोषी रिहा हुए। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने के बाद हुई हिंसा के बाद 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। उस समय 5 महीनों की गर्भवती बिल्किस बानो अपनी बच्ची और 15 अन्य लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। साल 2002 तारीख 3 मार्च, ये वो दिन था जो बिल्किस बानो और उसके परिवार के लिए वो मंजिल लेकर आया जो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। गुजरात के गोथरा कांड के बाद बौखलाई भेड़ बिल्किस के घर में घुस आई और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी। ये दंगाई यहीं नहीं रुकी। उसके बाद उन्होंने बिल्किस के साथ गैंगरेप किया और बिल्किस ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन अब गुजरात सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई थी आजीवन कारावास की सजा। 21 जनवरी 2008 को मुंबई में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पैनल की अध्यक्षता करने वाले पंचमहल कलेक्टर सुजल महापात्रा ने कहा कि शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उनकी सजा में छूट के मुद्दे पर गौर करने का गठन का निर्देश दिया, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया था। क्यों हुए रिहा? तो माया मात्रा ने कहा, कुछ महीने पहले गठित एक समिति ने मामले के सभी 11 दोषियों को रिहा करने के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला लिया। राज्य सरकार को सिफारिशें भेजी गई थी और कल हमें उनकी रिहाई के आदेश मिले। मानवाधिकार वकील शमशाद पठान ने कहा सोमवार रात को कहा कि बिल्किस मामले से कम जघन्य अपराध करने वाली बड़ी संख्या में दोषी बिना किसी छूट के जेलों में बंद है। तो क्या हुआ उस दिन? 27 फरवरी 2002 को
साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने के बाद हुई हिंसा के बाद 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। उस समय 5 महीनों की गर्भवती बिल्किस बानो अपनी बच्ची और 15 अन्य लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। 3 मार्च को उसने एक खेत में शरण ली, जहां हंसिया, तलवार और लाठियों से लैस 20-30 लोगों की भीड़ ने उस पर हमला किया और बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जबकि उनके परिवार के 7 सदस्य मारे गए। 6 अन्य सदस्य भागने में सफल रहे। घटना पर नाराजगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और इस मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये केस था। अब चलते हैं हमारी अगली। शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र संग काम करने को तैयार, केजरीवाल जी। भारत को विकसित देश बनते देखने का है सपना। भारत को विकसित बनते हुए देखना चाहते हैं तो कहीं न कहीं जो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा, ऐसा केजरीवाल जी का कहना है। स्कूल, अस्पताल अच्छे बने, गरीबों को भी कहीं न कहीं अमीर बनने का अवसर मिले, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प बदला जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी की जाए। तो उन्होंने कहीं न कहीं कुछ अमीर देशों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अमीर जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, डेनमार्क जैसे अपने बच्चे को मुफ्त व अच्छी शिक्षा इसलिए नहीं देते कि वह अमीर है, वह अमीर देश बने रहे इसलिए अच्छी शिक्षा देते हैं। देश को कहीं न कहीं इन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा देने में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरी, ऐसा केजरीवाल का कहना है कि कहीं न कहीं हमें अस्पतालों को भी ठीक करना होगा, इलाज की व्यवस्था को सुगम और सरल बनाना होगा ताकि वो आम आदमी की पहुंच में सुनिश्चित हो सके। 5 साल में करने होंगे ये 4 काम, ऐसा कहा है। ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे, शिक्षकों को पक्का करना पड़ेगा, नए शिक्षकों की भर्ती करनी होगी, शिक्षकों को शानदार प्रशिक्षण देना होगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना है, ताकि जो स्कूलों की कायाकल्प है उससे बदला जा सके। दिल्ली में टेंटों में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द मिलेगा आवास। तो रोहिंग्या के आवास को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया यह निर्णय। इनके पास यूएनएचसीआर की विशिष्ट आईडी है और उनका विवरण रिकॉर्ड भी है। तो देख लेते हैं कि जो रोहिंग्या शरणार्थी है वो कौन है और कहां से आए थे। तो आखिर कौन है रोहिंग्या मुसलमान? तो दुनिया में रोहिंग्या मुसलमान ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय है जिस पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। तो हम जान लेते हैं कि आखिर रोहिंग्या कौन है, इनसे म्यांमार को क्या दिक्कत है, ये भागकर बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं, इन्हें अब तक नागरिकता क्यों नहीं मिली। आंग सान सू छी दुनिया भर में मानवाधिकारों की चैंपियन के रूप में जानी जाती हैं और उनके रहते ये जुल्म क्यों हो रहा है। तो जान लेते हैं कि रोहिंग्या कौन है। तो म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है। म्यांमार में एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया। हालांकि म्यांमार में पीढ़ियों से रह रहे रखाइन स्टेट, यानी जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो ये प्रांत और जो बांग्लादेश से लगा हुआ है। हालांकि ये म्यांमार में पीढ़ियों से रह रहे रखाइन स्टेट में 2012 से सांप्रदायिक हिंसा जारी है। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान आज भी जर्जर कैंपों में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को व्यापक पैमाने पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। लाखों की संख्या में बिना दस्तावेज वाले रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनकी जो सीमा है बांग्लादेश से लगती है, ताकि आसानी से विस्थापित होना बांग्लादेश पहुंचा जा सके। लाखों की संख्या में जो है रोहिंग्या दशकों पहले म्यांमार को छोड़ दिया था इन्होंने। आखिर रखाइन राज्य में हो क्या रहा है? तो म्यांमार में मोंगडोउ सीमा पर 9 पुलिस अधिकारियों के मारे जाने के बाद पिछले महीने रखाइन स्टेट में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया था। सरकार के कुछ अधिकारियों का दावा है कि ये हमला रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने किया था।
इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोंगडो जिले की सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया और एक व्यापक ऑपरेशन शुरू किया। रोहिंग्या कार्यकर्ताओं का कहना है कि 100 से अधिक ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। म्यांमार के सैनिक पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के संगीन आरोप लग रहे हैं। सैनिकों पर प्रताड़ना, बलात्कार और हत्या के आरोप लग रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसे शीर्ष से खारिज कर दिया। कहा जा रहा है कि सैनिक और रोहिंग्या मुसलमान पर हमले में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रही हैं आंग सान सू की? आंग सान सू की अभी अपने मुल्क की वास्तविक नेता हैं थी, हालांकि देश की सुरक्षा आर्म्ड फोर्सेस के हाथों में है। आंग यदि सू की अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकती है और रखाइन स्टेट को लेकर कोई विश्वसनीय जांच कराती है, तो उन्हें आर्मी से टकराव का जोखिम उठाना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार खतरे में आ सकती है। और इस पे बांग्लादेश की आपत्ति क्या देगी? बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय ने बुधवार को म्यांमार के राजदूत से इस मामले पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश ने कहा कि परेशान लोग सीमा पार कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में यहाँ आ रहे हैं। बांग्लादेश ने कहा कि सीमा पर अनुशासन का पालन होना चाहिए। बांग्लादेश अथॉरिटी की तरफ से सीमा पार करने वाले को फिर से म्यांमार वापस भेजा जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। तो ये म्यांमार का मैप है जिसमें ये भारत से लगती है उसकी सीमा है, और यहाँ बांग्लादेश से सीमा लग रही है, जहाँ ये रखाइन स्टेट है, जहाँ से कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या मुसलमान है वो भागकर बांग्लादेश आए और कहीं ना कहीं भारत में भी इनका विस्थापन होने लग गया है। इधर जो म्यांमार की सीमा वो चाइना से लगती है, इधर लाओस से लगती है, इधर थाईलैंड से लगती है, और नीचे बे ऑफ बंगाल से इसकी सीमा लग रही है। ये इरावती स्टेट आ गया इसका, ये यंगून, और इसकी नायपीतो इसकी जो राजधानी है। तो इस तरह से हमें इसके मैप पर भी नजर रखनी है। इसका चीन प्रांत आ गया है। तब हम थोड़ी देर में और इसके मैप का एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं हमारी अगली खबर पर। रक्षा मंत्री ने सेना को सौंपे कई स्वदेशी रक्षा उपकरण। तो एंटी पर्सनल माइंस, गश्ती नौकाएं, ड्रोन व त्वरित गति से लड़ने वाले वाहन इसमें शामिल हैं। तो रक्षा मंत्री ने इसे निजी व सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं की साझेदारी और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बताया है। स्वदेशी रक्षा उपकरण से सेना को सुपुर्द किया गया है। जैसा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी सैन्य टकराव के मद्देनजर मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए मानव रहित एरियल सिस्टम यानी ड्रोन, त्वरित गति से लड़ने वाले वाहन, एंटी पर्सनल माइंस, गश्ती नौकाएं से लेकर अन्य सुरक्षा निगरानी उपकरण शामिल हैं, ताकि सेना को आधुनिकीकरण किया जाए और अपने जो चीन है उसकी और पाकिस्तान है इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए और इन्हें इस तरह से लेस किया जाए कि ये दुश्मन पर कड़ी निगरानी रख सके और उसकी हर गतिविधियों पर एक तरह से शिकंजा कर सके। तो इस तरह से हमारी सेना को नए आधुनिक उपकरण दिए गए ताकि ये एक तरह से और सशक्त किया जा सके, ताकि दुश्मन की हर गतिविधि का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसमें फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर और एंटी पर्सनल माइंस निपुण, हैंड हेल्थ थर्मल इमेजर, रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ डाउन लिंक उपकरण, मिनी रिमोटली पायलट एरियल सिस्टम, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल, व्हीकल रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, इस तरह सब दिए गए ताकि कहीं कुछ सेना की जो आवाजाही है, संचार है, उन सबको मजबूत किया जा सके। अब हमारी अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में अब रक्षा इकाइयों को 500 करोड़ रुपए तक पूंजी अनुदान। तो अर्थव्यवस्था यानी जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनाने के लिए योगी सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के लिए रियायतों का पिटारा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसके तहत अब प्रदेश में रक्षा क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक इकाइयों को
निवेश करने पर अधिकतम 500 करोड़ रुपए की पूंजी अनुदान दिया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर में दी जाएगी जमीन। डिफेंस पैकेजिंग भी दिया जा रहा है इन्हें, इसको औद्योगिक इकाइयों को। राज्य द्वारा सहायता के तौर पर भूमि एवं आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाना है इस प्रस्ताव में, ताकि जो उत्तर प्रदेश में जो रक्षा इकाइयां इन्हें ज्यादा से ज्यादा खोला जा सके, ताकि इनसे कहीं नहीं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। दूसरा है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो धीरे धीरे जो जीडीपी है उसमें भी कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का योगदान बढ़ेगा, जिससे इससे विकास होगा। वहाँ नए नए उद्योग निवेश बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने जो रोजगार के अवसर के साथ साथ कहीं ना कहीं जो गरीबी है, बेरोजगारी, उससे भी कहीं ना कहीं एक तरह से छुटकारा मिलेगा। रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में महत्वपूर्ण संशोधन। भारत सरकार की डिफेंस टेस्टिंग आधारभूत संरचना योजना में राज्य प्रतिभाग करेगा। इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगी ये चीज। सुधार नहीं हुआ तो धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देगा यूएन। राजनाथ, ये G2 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि पूर्वी एशिया के समुद्री क्षेत्र में जो कुछ घटित हो रहा है, संभावित भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स खतरा उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जोरदार पैरोकारी करते हुए उन्होंने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोकतांत्रिकरण के बिना यह वैश्विक निकाय धीरे धीरे अपनी प्रभावशीलता खो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मास्को सम्मेलन की वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि समय के साथ संयुक्त राष्ट्र के संस्थानों में बदलाव से बड़ी शक्तियों का इनकार 1945 के बाद हुई आर्थिक तकनीकी प्रगति और उभरती हुई भू राजनीतिक वास्तविकताओं की अनदेखी है। उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद के ढांचे में वैश्विक सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है, जो अराजकता, अस्थिरता और संघर्षों की उच्च संभावना के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर सके। जैसा कि हमें पता है कि भारत भी कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा की वकालत करता है। नए पाठ्यक्रम से हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य। जैसा कि हमें पता है कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो इस पर कहीं न कहीं जो केंद्रीय शिक्षा विभाग मंत्री हैं, उन्होंने लोगों से सुझाव मांगा है कि किस तरह से इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, तो अपने सुझाव दीजिए। तो कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की टीम, हमें पता है कि जो इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के अध्यक्ष बनाए गए थे, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इन्होंने ड्राफ्ट तैयार करा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोगों से पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लेकर करा जा रहे सर्वेक्षण में हिस्सा लेने को कहा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नए पाठ्यक्रम तैयार करने पर चल रहा है काम। अगले वर्ष प्री प्राइमरी में लागू करने का है लक्ष्य। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। डिजिटल हेल्थ मिशन में बेहतर काम करने वाले राज्यों को मिलेगा ज्यादा धन। तो देश में स्वास्थ्य ढांचे के डिजिटल करने और आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ धन आवंटन को प्रदर्शन से जोड़ दिया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अब ज्यादा धन मिल सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत कहीं न कहीं जो 2021-22 में 2025-26 के बीच 500 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने हैं। मिशन के तहत डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, क्लिनिक, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लैब और फार्मासिस्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म का पंजीकरण किया जाना है। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी एक नंबर जारी किया चुका है। इस नंबर के सहारे उनके हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखा जाता है। इससे डिजिटल हेल्थ
मिशन की सफलता के लिए अधिक से अधिक अस्पतालों, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य संस्थाओं का डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ना जरूरी है, तभी इसकी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। अभी हम जिस पर ऊपर बात कर रहे थे ना, एक बार उसको देख लेते। पहली नजर में अनुचित नहीं लग रहा तलाक ए हसन, तो पहले जान लेते कि तलाक ए हसन है क्या। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार तलाक ए हसन में पति अपनी पत्नी को एक एक महीने के अंतराल पर 3 बार तलाक देता है। इस दौरान वे साथ रहते हैं और सुलह की कोशिश करते हैं। अगर उनका रिश्ता नहीं बनता तो तीसरे महीने में तीसरी बार तलाक बोलने के साथ ही उनका रिश्ता खत्म हो जाता है, उनमें तलाक हो जाता है। तो इस पर शीर्ष अदालत ने मुस्लिमों में विवाद तोड़ने की इस प्रथा पर की सुनवाई। कहा, अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती तो उसके पास भी खुला तलाक का विकल्प है। 3 तलाक के बाद तलाक के हसन अब चर्चा में है। इसे भी असंवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुस्लिम महिलाओं के पास भी खुला तलाक विकल्प। पति और पत्नी के साथ नहीं रह सकते तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक ले सकते। आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार है, मगर अगर मेहर दूल्हे से दुल्हन को नकद या वस्तु के रूप में मिला उपहार का ध्यान रखा जाता है। तो हम जान लेते कि अनुच्छेद 142 क्या है। तो हम जान लेते कि अनुच्छेद 142 क्या है। सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर जो खुला का जिक्र किया है, तो वो क्या है, खुला क्या है। इसमें शहर काजी के जरिए मुस्लिम महिलाएं अपने पति से तलाक ले सकती। अगर महिला को उसका पति मांगने पर भी तलाक नहीं देता तो वह शहर काजी के पास जा सकती हैं। शहर काजी दोनों की बात सुनने के बाद उनके तलाक का ऐलान कर सकता है और इसके साथ ही उनका तलाक हो जाता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से हुए राजस्व नुकसान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सर्विस चार्ज। तो अब हमारी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। अब परेशान नहीं कर पाएगा मानसून का बदलता पैटर्न, किसानों को मिलेगी राहत। बदलते मौसम के अनुसार 1996 में बनाए गए क्रॉप वेदर कैलेंडर में किया जा रहा है बदलाव। नए डायनामिक कैलेंडर में औसत के बजाय रियल टाइम मौसम को बनाया जा रहा है आदर। हम पहले देख लेते हैं कि क्रॉप वेदर कैलेंडर क्या है। तो भारत का क्रॉप वेदर कैलेंडर 1996 में बना था। इसके बाद से बरसात के पैटर्न में कई बदलाव आ चुके हैं। इसी आधार पर मौसम के पैटर्न की समीक्षा, उसके अनुसार इन चीजों में बदलाव भी जरूरी है। साथ ही किसानों को भी अलर्ट की जानकारी देनी जरूरी है। किसानों के लिए यह जरूरी है कि उन्हें यह सही पता चले कि आने वाले 5 से 6 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। इसका सटीक आकलन जरूरी है। वर्षा जब तेज होती है तो पानी बहकर निकल जाता है, इसलिए इस पानी को स्टोर करने की जरूरत है। जब मौसम के दौरान भी शुष्क दिन आते हैं तो इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चेक डैम को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि 3-4 दिनों की वर्षा में भी अधिक से अधिक पानी स्टोर किया जा सके। तो मानसून का बदलता पैटर्न अब किसानों को परेशान नहीं कर पाएगा, ऐसा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्रॉप वेदर कैलेंडर में बदलाव कर रहा है। नए डायनामिक कैलेंडर में औसत की बजाय रियल टाइम मौसम को आधार बनाया जा रहा है। इसी के अनुसार देश भर के किसानों को भविष्य में एडवाइजरी जारी की जाएगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से
मानसून में आ रहे बदलाव के बाद अब क्रॉप वेदर कैलेंडर में भी बदलाव करना जरूरी है। जून अगस्त भी शुष्क दिनों की संख्या बढ़ी है। इसकी वजह से अब जून में भी किसानों ने बिजाई करना कम कर दिया है, जबकि हमें पता है कि जून जुलाई में मानसून का सीजन शुरू हो जाता है। तो मानसून का आकलन मौसम विभाग दो बार करता है। एक बार मौसम मानसून आने से पहले और दूसरा मानसून का आधा सीजन होने पर किया जाता है। कभी वर्षा अधिक हो रही है तो कभी मानसून में भी कमी हो रही है। प्री मानसून सीजन में भी वर्षा काफी कम रही है। प्री मानसून में ही किसान अपनी जमीन को बिजाई के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वर्षा न होने के कारण नमी के अभाव में वह यह काम नहीं कर पाते। मानसून का पूर्वानुमान मानते हुए कुछ किसान बिजाई कर भी देते हैं, तो अगले कुछ दिन या तो वर्षा नहीं होती या फिर तेज हो जाती है। तो दोनों में ही किसानों का नुकसान है। तो इस तरह से हमारे क्रॉप वेदर कैलेंडर को बदला जा रहा है, ताकि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उनको शून्य किया जा सके, यानी कम किया जा सके। एक बार आप इसे जरूर देखिएगा। स्वच्छ पर्यावरण अब मानव का अधिकार। तकनीक के इस युग में विकास की उम्मीद। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। विकसित देशों से कदमताल के लिए भारत को लगानी होगी मैराथन, गति बरकरार रखनी होगी। 2047 तक विकसित देश बनने के लिए भारत के पास पूरी क्षमता है। भारत को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के साथ पिरामिड में सभी के विकास का ध्यान रखना होगा, जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों के पास भी देश में सृजित होने वाली धन का हिस्सा पहुंच सके। सरकार को भूमि सुधार, बाजार और वित्तीय सुधार कार्यक्रम के साथ निजी सेक्टर की सहभागिता, कृषि निर्यात में बढ़ोतरी के लिए उपाय करने होंगे। 25 साल तक 7% की टिकाऊ विकास दर से भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। तो ऐसा कहीं न कहीं महानिदेशक सीआईआई ने और इन्होंने कहा है, ऐसा औद्योगिक संगठन यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2019 के बीच भारत के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी जो क्लासिफिकेशन यानी एचडीसी में भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई है। वर्ष 1990 में भारत का एचडीसी या एचडीसी यानी ह्यूमन डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन वैल्यू 0.429 था, जो वर्ष 2019 में बढ़कर ह्यूमन डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन 0.645 हो गया है। इस अवधि में औसत उम्र में यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 11.8% की बढ़ोतरी हुई है। तो स्कूल में कुल समय बिताने की अवधि में 4.5 वर्ष का इजाफा देखा गया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2019 के बीच प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम में 273.9% का इजाफा हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 3 तरह के सूचकांक शामिल करते हैं। एक हेल्थ से संबंधित यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरा है हेल्थ एजुकेशन से संबंधित है और तीसरा है शिक्षा से संबंधित है। तो इन तरह के जो कंबाइन होता है फिर ह्यूमन डेवलपमेंट जो ये वैल्यू है वो जारी की जाती है। प्रति व्यक्ति आय से ही किसी देश को विकसित या विकासशील या फिर अति कम विकसित की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के साथ मानवीय विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा, प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग जैसे कारण भी विकसित होने के पैमाने तय करते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। 13.92% के साथ थोक महंगाई दर 5 माह के निचले स्तर पर। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई की बढ़ती दर में भी नरमी आई है। इस साल जुलाई में थोक महंगाई दर 13.93% रही। थोक महंगाई दर 15.18% थी। जून में खाद्य वस्तुओं की थोक दर में नरमी आई है।
खाद्य पदार्थों में आलू, प्याज में गिरावट देखी गई है। गेहूं के थोक दाम, दाल, सब्जी, फल, दूध, तिलहन इनके दामों में कमी आई है, जिससे कहीं ना कहीं जो थोक महंगाई दर है उसमें ओवरऑल कमी आई है। जेईएम पोर्टल से खरीदे गए 60 करोड़ रुपए से अधिक के राष्ट्रीय ध्वज। सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल से विभिन्न सरकारी विभागों और प्रदेश सरकार ने 60 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 2.36 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज खरीदे हैं। पाम की खेती से घटेगा आय। पाम की घरेलू खेती को मिल रही है प्रोत्साहन से पाम ऑयल के आयात में 30% तक की कटौती हो सकती है। दरअसल सरकार ने पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ऑयल मिशन शुरुआत की है। भारत खाद्य तेलों की सालाना अपनी कुल खपत का 56% से अधिक आयात करता है, तो जिससे कहीं ना कहीं हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी एक बड़ी मात्रा कहीं ना कहीं आयात पर खर्च होती है। और दूसरा है कि हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है, तो हमें उसके हिसाब से, यानी मान लीजिए उस देश में कोई भी संकट आता है तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, तो कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा इन चीजों में भी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। सेमीकंडक्टर क्रांति की ओर बड़े कदम। जैसा कि हमें पता है कि अभी चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कहीं ना कहीं जो ताइवान है वो अपने सबसे ज्यादा यानी 60% के आसपास लगभग सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में अपना योगदान करता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन बाधित हो रही है, तो इससे इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का आर्थिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। तो हम जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है और भारत के लिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी क्यों है। तो जैसे कि कल ही मतलब 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने डेकेड युग यानी टेक्नोलॉजी के युग का नाम देते हुए सेमीकंडक्टर निर्माण का उल्लेख किया था। भारत इस क्षेत्र में बहुत बहुत अहम होने जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर उपकरण का बाजार आकार वर्ष 2026 तक 300 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से घरेलू सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। तो हम जान लेते कि आखिर सेमीकंडक्टर ये क्या है, यानी सेमीकंडक्टर चिप यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग। इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एक खास तरह का पदार्थ होता है। इसमें विद्युत के सुचालक और कुचालक के गुण होते हैं। ये विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इनके निर्माण सिलिकॉन से होता है। इसमें कुछ विशेष तरह की डोपिंग को मिलाकर इसमें सुचालक गुणों में बदलाव लाया जाता है। वांछनीय गुणों का विकास होता है और इसी पदार्थ का इस्तेमाल कर विद्युत सर्किट चिप तैयार किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग हो इसके जरिए डाटा प्रोसेसिंग होती है। आसान शब्दों में यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होती है। अब डिजिटल होता जीवन। देश में 1.3 अरब से अधिक नागरिकों को जोड़ने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। हम अगली प्रौद्योगिकी क्रांति यानी इंडस्ट्री 4.0 के नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वच्छ ऊर्जा आदि पर तेजी से काम हो रहा है। तो इनके लिए कहीं ना कहीं हमें सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए तेजी से हो रहे हैं निवेश। तो कहीं ना कहीं हमें कोविड महामारी ने एहसास दिलाया कि डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की भूमिका और सबसे अहम हो जाती है। मोबाइल हो या कार हो, कंप्यूटर हो या घरेलू से लेकर वाणिज्यिक उपयोग में आने वाली छोटी बड़ी मशीनें सभी में सेमीकंडक्टर का उपयोग हो रहा है। भारत भी अब तक सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में विदेश खासकर ताइवान पर निर्भर थे और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सेमीकंडक्टर की आपूर्ति कम होने से भारतीय उद्योगों पर इसका प्रभाव पड़ने लगा है। अब इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि भारत को भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। निवेश कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर निर्माण में लगाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा।
ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से आया। भारत बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर का आयात ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से होता है। बात अगर सेमीकंडक्टर की विश्व आपूर्ति की करें तो इसमें अकेले ताइवान की 60% हिस्सेदारी है। भारत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। 2021 को भारत में सेमीकंडक्टर और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम को दी गई थी मंजूरी। ये हमारे ज्येष्ठ इंडियन इकोनॉमी से भी संबंधित थे। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। चीनी जासूसी पोत ने अम्बनटोटा बंदरगाह पर डाला लंगर। भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन के पोत को दी गई अनुमति। अमेरिका ने भी जताई चिंता। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर भारत क्यों चिंतित था इस सब पे लेकर। तो पोत एक बड़े ट्रैकिंग एंटीना और अत्याधुनिक सेंसर से लैस है। यह भारत के दक्षिणी हिस्से की अधिकांश सैन्य गतिविधियों के अलावा ढांचागत परियोजना पर करीबी निगरानी करने की क्षमता रखता है। यह उपग्रहों और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। हम्बनटोटा पोर्ट से इसके जरिए भारत के उड़ीसा राज्य के तट की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। बता दें कि भारत की तरफ से मिसाइल की टेस्टिंग में उड़ीसा के तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप पर की जाती है। तो हमें अभी इस मिसाइल की जो टेस्टिंग है अब्दुल कलाम द्वीप यानी जिसे पहले विलर द्वीप भी कहा जाता है, तो इसको भी अभी मैप में हम देखेंगे और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज भी देखेंगे। चीनी फौज समुद्र में सर्वे कर सकता है ताकि चीन को भविष्य में हिंद महासागर में पनडुब्बी से जुड़े ऑपरेशन करने में मदद मिल सके। तो इसी को देखते हुए भारत में अपनी चिंता है और जो अपनी आपत्ति श्रीलंका के सामने रखी थी, लेकिन श्रीलंका ने कहीं न कहीं चीनी जासूसी पोत युआन वांग फाइव को बंदरगाह पर लंगर डालने की अनुमति दे दी। तो कहीं न कहीं ये जो पोत है अत्याधुनिक व तकनीकी से उन्नत है और भारत ने श्रीलंका को कहीं न कहीं डोनियर विमान दिया है ताकि कहीं न कहीं इस तरह से इसकी गतिविधियों पर एक तरह से नियंत्रण रखा जा सके। अब चलते हैं हम हमारी अगली खबर पर। चीन ने 7 ताइवानी नेताओं और अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। पेंगू द्वीप के फुटेज को ताइवान ने बताया चीन की अतिशयोक्ति। तो हमें पता है कि चीन और ताइवान के बीच जब से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा हुई, तब से चीन भड़का हुआ है और अभी हाल ही में कुछ वहाँ के सांसद भी कहीं न कहीं ताइवान की यात्रा पर आए थे। तो कहीं न कहीं इससे जो इंडो पैसिफिक है, जो पूर्वी एशिया में जो कहीं न कहीं तनाव का माहौल छा रहा है, चीन युद्ध के बहस कर रहा है। तो कहीं न कहीं अभी हम इस मैप में पेंगो द्वीप को भी देखेंगे। तो नई खोज की महाशक्ति बनेगा भारत, इजराइल। भारत और इजराइल की कूटनीतिक संबंधों पर इजराइल ने कहा कि भारत नई खोजों की महाशक्ति बनने जा रहा है। परमाणु समझौते को बचाने को ईरान ने ईयू को सौंपा जवाब। ईरान ने परमाणु समझौते को बचाने के लिए यूरोपीय यूनियन के अंतिम मसौदे पर सोमवार को लिखित में अपना जवाब सौंप दिया। तो 2015 में ईरान ने यह समझौता अमेरिका समेत दुनिया की 6 शक्तियों के साथ किया था। 2018 में ट्रंप सरकार ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था। तो हम जान लेते हैं कि जो ईरान परमाणु समझौता 2015 है वो क्या है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हुए समझौते को बहाल करने के लिए ऑस्ट्रिया में सोमवार से बातचीत शुरू हो रही है, लेकिन इस समझौते को लेकर कई तरह की आशंकाएं। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में समझौते से बाहर निकलने का ऐलान किया था। तो हम देख लेते हैं कि साल 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA में अभी अमेरिका सहित यही देश शामिल थे। कौन से? तो अभी हम देख लेंगे कि P5+1 क्या है। इस समझौते के तहत ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने के बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ छूट देनी जानी थी। अब देख लेते हैं कि समझौता क्यों हुआ था। तो ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हो, लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं और वो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके। इजराइल और अमेरिका को कभी भी ये मंजूर नहीं था कि ईरान परमाणु समझौते को परफेक्ट या बिल्कुल सटीक
नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईरान के साथ सकारात्मक संबंधों की शुरुआत के लिए इसे एक विकल्प तौर पर देखा जा रहा है। वर्ष 2015 का ईरान परमाणु समझौता। तो इस सौदे को औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA के रूप में जाना जाता है। CPOA ईरान और P5+1 देश यानी चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच वर्ष 2013 एवं 2015 के बीच चली लंबी बातचीत का परिणाम था। ईरान एम ईरान एक प्रोटोकॉल को लागू करने पर भी सहमत हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुंचने की अनुमति देगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है। हालांकि पश्चिम ईरान के परमाणु प्रसार से संबंधित प्रतिबंधों को हटाने के लिए सहमत हो गया है, जबकि मानवाधिकारों के कथित हनन और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को संबोधित करने वाले अन्य प्रतिबंध यथावत रहेंगे। अमेरिका ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन वित्तीय लेन-देन को प्रतिबंध करना जारी रखा है, जिससे ईरान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ है। फिलहाल ईरान की अर्थव्यवस्था में मंदी, मुद्रा मूल्यह्रास, मुद्रास्फीति के बाद समझौता प्रभावी होने से काफी स्थिरता आ गई है। इसके निर्यात में वृद्धि हो रही है। मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजरायल ने इस सौदे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और ईरान के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब जैसे अन्य देशों ने शिकायत की है कि वे वार्ता में शामिल नहीं थे। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इस क्षेत्र के हर देश के लिए सुरक्षा जोखिम को पैदा कर दिया है। तभी हम ईरान का मैप भी एक बार देखेंगे। अब चलते हम हमारी अगली खबर। भारत पाक अलग करने वाली रेड क्लिफ लाइन की घोषणा। ये जैसे यहाँ मैप दिखाई दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पहले आज वर्तमान बांग्लादेश है, या कहीं पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो ये रेड क्लिफ लाइन। तो 1947 में आज ही भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हुई थी। ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक हिंदू और एक मुस्लिम वकील की मदद से दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेडक्लिफ लाइन रखा गया है। तो हमारी जो खबर है, समाचार है, वो यहीं समाप्त होते हैं। अब हम एक बार जो इसके मैप का एनालिसिस करेंगे, ताकि देखेंगे कि हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे मैप पर। तो पहले हमने म्यांमार का मैप एक बार देख लिया था, लेकिन एक बार हम म्यांमार का मैप देख लेते हैं। तो ये भारत, ये इधर चीन आ गया, इधर लाओस, इधर थाईलैंड और इधर इंडियन ओशन यानी बे ऑफ बंगाल। और इस म्यांमार से इरावदी नदी होकर बह रही है और यही रखाइन प्रांत है। और ये इसका 6वें बंदरगाह हो गया है। और ये बांग्लादेश ढाका, इससे इसकी जो मतलब सीमा लग रही थी, इससे कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या मुसलमान है, उन पर जब म्यांमार की सेना ने कहीं न कहीं अत्याचार किए, तो वो कहीं न कहीं भागकर बांग्लादेश, और बांग्लादेश से कहीं न कहीं भारत में एंट्री कर गए। ये सितवे बंदरगाह, ये रंगून और ये ना पीते इसकी राजधानी हो गई। इसमें कहीं न कहीं ये शान प्लेटू है, इधर आ गया इसका। और हमें इसके मैप में और बारीकी से विश्लेषण करेंगे। हमें देखना है कि इसके जो बंदरगाह हैं, यानी अभी इस पे सैन्य तानाशाह चल रहा है, मतलब यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही है। चलते हैं हम नीचे। ये इसके पॉलिटिकल में दे रखा है, जो रखाइन स्टेट है, इसके ऊपर ये इसका CHIN चेन बंदरगाह है। इसकी पूरे एशिया में इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है कि ये कहाँ इसकी लोकेशन अवस्थित है, किन देशों से इसकी सीमा लग रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे इसके ज्यादातर हिस्सा आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से इसकी सीमा लग रही है।
चलते हैं, ताइवान को देख लेते हैं एक बार, जो पेंगो आइलैंड्स चर्चा में बना हुआ है। ये ताइवान स्टेट, और ये साउथ चाइना सी, और ये पेंगो आइलैंड्स पर भी चर्चा में बना हुआ है। पैसिफिक ओशन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही है। इसे चोसुई रिवर होकर निकल रही है। ये काओपिंग रिवर होकर इससे भी निकल रही है। इसके बीच में चुंग्यांग शानमोई, इसके बीच में एक माउंटेन्स रेंज है। इसकी ताइपी राजधानी इसके उत्तरी छोर छोर पर आ गई है। इसके ऊपर ईस्ट चाइना से ऊपर जापान, ठीक है, नीचे लुजन स्टेट जो कहीं ना कहीं ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। इसका पॉलिटिकल मैप, ये न्यू ताइपे, ताइपे के सिटी, ये ताइवान स्टेट, ये पेंगो आइलैंड्स, ये फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी, और इसकी पूरे लोकेशन दिखा रखी है एशिया मैप में कि कहाँ ताइवान है। ये चीन के पूर्वी एशिया की बोलती है, इंडो पैसिफिक रीजन। तो कहीं ना कहीं यहाँ तनाव बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं सप्लाई चेन भी बाधित हो रही है। कहीं ना कहीं भारत भी इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अपने सेमीकंडक्टर चिप है उसमें आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास कर रहा है। अब चलते हैं हम इसका एक बार गूगल मैप देख लेते हैं। ये ताइवान स्टेट आ गई। ये साउथ चाइना सी है, पार्सले आइलैंड, इस पार्सले आइलैंड भी हैं, इसी साउथ चाइना सी में अवस्थित है। तो इस तरह से हमें मैप को निरंतर देखते रहना चाहिए ताकि हमारे दिमाग में एक छवि विकसित हो जाए उसकी। और ये यहाँ इसका ईरान का मैप है। इसमें देख लेते हैं कि ये ईरान, जिसके ऊपर एल्ब्रूस माउंटेन्स रेंज आ रही है। ये जाग्रोस माउंटेन्स आ गई, जिससे कहीं के पिलर्स में प्रश्न बनते रहते हैं। ये तेहरान, और ये ईरान हो गया बिल्कुल, जिधर अफगानिस्तान पाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। इधर तुर्कमेनिस्तान से लग रही है, इधर कैस्पियन से आ गया, इधर अजरबैजान, ये टर्की, इराक, इधर कुवैत, और इधर पर्शियन गल्फ, ये स्टेट ऑफ हार्मुज यहीं पर अवस्थित है। ये मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट, गल्फ ऑफ ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, पर्शियन गल्फ, ये दाश एलूट इसमें एक रेगिस्तान आ गया है। इस तरह से हमें मैप को देखते रहना चाहिए। दाश ए कावीर, इस तरह से हमें मैप को थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए ताकि लेक ऑफ उर्मिया, इसकी झील आ गई है। तो इस तरह से कभी भी कोई प्रश्न बने तो हम उसका अंदाजा लगा सके कि वो एक्चुअल में कहाँ अवस्थित है। अब हम उड़ीसा में चलते हैं। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को देख लेते हैं एक बार। तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट, ये उड़ीसा, ये बांग्लादेश, ये उड़ीसा राज्य आ गया हमारे, ये देव बंगाल आ गए। तो यही इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, और यही ये भितरकनिका, और यहीं पर अब्दुल कलाम द्वीप भी अवस्थित है। ये यहाँ अब्दुल कलाम द्वीप अवस्थित है। ये भितरकनिका और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को देख लेते हैं एक बार। ये चांदीपुर, ये चर्चा में बना रहता है जब भी मिसाइल परीक्षण किया जाता है। ये चांदीपुर बीच, ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये इधर अवस्थित हो गया। ये चांदीपुर, यानी जहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से आप भी मैप का इस्तेमाल कीजिए, गूगल मैप का। तो हम हमारा समाचार यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।